गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने चैप्टर 3 में अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हमने फ्री कंसेंट डिस्कस कर लिया है बेटा। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज हमने डिस्कस कर लिया है। अगला बेटा जो असेंशियल एलिमेंट आज हम शुरू कर रहे हैं दैट इज लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो वैसे बेटा मैं ये आपसे चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार बेटा आपको डिस्कस कर लेता हूँ। What do you mean by the word object and what do you mean by the word consideration? ठीक है, आओ बेटा एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे, फिर बेटा करना शुरू करेंगे। देखो तो बच्चे, थर्ड असेंशियल एलिमेंट जो हमारे पास है दैट इज लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड consideration। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो बेटा पहले टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन वर्ड का मतलब बेटा एक बार दोबारा से बता दूं। आओ मेरे साथ साथ। बेटा जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे चैप्टर 1 में डिस्कस किया है बेटा। ऑब्जेक्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? मोटिव, या आप कह सकते हो पर्पस। तो बेटा लॉ का कहना क्या है? लॉ का कहना है जिस ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है, जिस मोटिव के साथ, जिस पर्पस से आप बेटा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो ना, वो ऑब्जेक्टिव, वो मोटिव, वो पर्पस बेटा लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब वो पर्पस ऐसा होना चाहिए विच इज अलाउड बाय लॉ। तो लॉ आपको बेटा एक बात साफ साफ कहता है, जिस मोटिव के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो वो मोटिव लॉफुल होना चाहिए। वो मोटिव ऐसा होना चाहिए जिसकी परमिशन आपको कौन देता है? लॉ देता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वर्ड का मतलब क्या है बेटा? मोटिव, पर्पस, ऑब्जेक्टिव। तो जिस पर्पस के साथ, जिस उद्देश्य से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो वो उद्देश्य बेटा लॉफुल होना चाहिए। इट शुड बी अलाउड बाय लॉ। अच्छा, फिर बेटा अगला जो वर्ड आता है दैट इज कंसिडरेशन। दैट इज कंसिडरेशन। बेटा कंसिडरेशन पे तो हमने खैर पूरा एक चैप्टर किया है बेटा। कंसिडरेशन के साथ एक लैटिन वर्ड रिलेटेड है दैट इज क्विड प्रोक्यो। ठीक है, क्विड प्रोक्यो। बेटा बताओगे इसका क्या मतलब है? क्विड प्रोक्यो का बेटा, क्विड प्रोक्यो का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, बदले में। क्विड प्रोक्यो का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, यानी बदले में। मतलब बेटा क्या हुआ? मतलब अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूं ना बेटा, तो बदले में आप जो मुझे दोगे ना वो बेटा मेरा कंसिडरेशन है। जैसे मैं आपको बेटा कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, तो बदले में इन रिटर्न आप मुझे क्या दे रहे हो बेटा? फीस दे रहे हो। वो फीस मेरा कंसिडरेशन है। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटा आप मुझे क्या दे रहे हो? फीस। इन रिटर्न, बदले में आपको मुझसे क्या मिल रहा है? मेरी कोचिंग की सर्विसेज। वो सर्विसेज बेटा आपके लिए क्या बन जाता है? कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो अगर मैं शॉपकीपर के पास बेटा राइस परचेज करने जाता हूं, तो मैं राइस परचेज करता हूं बेटा, मैं उसे पैसा देता हूं, बदले में इन रिटर्न मुझे क्या मिलती है? राइस। वो राइस मेरा क्या है?
कंसिडरेशन। और अगर शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो शॉपकीपर मुझे राइस देता है, इन रिटर्न बदले में उसे क्या मिलता है बेटा, पैसा, कैश मिलता है उसे। वो कैश उस शॉपकीपर का क्या बन जाता है बेटा, कंसिडरेशन। और लॉ कहता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट यानी मोटिव और कंसिडरेशन दोनों बेटा क्या होने चाहिए, लॉफुल होने चाहिए। मैं आपको बेटा ये एक एग्जांपल से समझाना थोड़ा सा चाहूंगा, जरा देखना मेरी बात बेटे। एग्जांपल देखो बेटा, ए और बी, ए और बी, ठीक है। देखो बच्चे, बेटा ये जो ए है ना, ये है बेटा सेलर, ठीक है, और बी हमारा कौन है बेटा, बायर। बेटा अब ये ए और बी दोनों बेटा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं फॉर सेल एंड परचेज ऑफ हाउस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ हाउस। तो ए अपना घर बी को बेटा बेचना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट है फॉर सेल एंड परचेज ऑफ हाउस, ठीक है। दोनों के बीच में कंसिडरेशन तय होता है बेटा 50 लाख। तो घर की कीमत बेटा क्या तय हो गई, 50 लाख तय हो गई, ठीक है। अब सुनना बेटा, अब मुझे ना एक बात बताना, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। मुझे बताओ ए बी को अपना क्या दे रहा है, ए बी को अपना घर दे रहा है, बदले में इन रिटर्न ए को क्या मिल रहा है, 50 लाख रुपए। तो मैं पूछूं अगर ए के लिए बेटा कंसिडरेशन क्या हो गया, तो आप कहोगे ए के लिए कंसिडरेशन है 50 लाख रुपीस, ये ए का कंसिडरेशन है। अच्छा अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, बी 50 लाख रुपए दे रहा है, इन रिटर्न बी को क्या मिल रहा है बेटा, बी को घर मिल रहा है, वो बी के लिए क्या है, कंसिडरेशन। तो बी के लिए कंसिडरेशन क्या हो जाता है, हाउस, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। अब मेरी बात सुनना भी। अब मुझे एक बात का जवाब इस वाले एग्जाम्पल में और दो बेटा, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का ऑब्जेक्टिव दोनों पार्टीज का क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का ऑब्जेक्टिव दोनों पार्टीज का क्या है। तो बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का ऑब्जेक्टिव है सेल एंड परचेज ऑफ हाउस। तो ऑब्जेक्टिव है सेल एंड परचेज ऑफ हाउस। तो मोटिव उनका कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, पर्पस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का क्या है, घर की खरीद बेच। तो बेटा लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है जिस मोटिव के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो, यानी सेल एंड परचेज ऑफ हाउस, वो मोटिव बेटा क्या होना चाहिए, लॉफुल। तो बताओ घर खरीदना बेचना कोई अनलॉफुल है क्या, मैं नहीं खरीद सकता बेटा घर, कानून मुझे इजाजत नहीं देता है क्या, बिल्कुल देता है बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप घर खरीद बेच सकते हो, कानून आपको इसकी इजाजत देता है। और लॉ कहता है जो कंसिडरेशन है वो भी बेटा क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो बताओ बेटा ए को क्या मिल रहा है कंसिडरेशन में, 50 लाख रुपए, लॉफुल है या नहीं, बिल्कुल। बी को क्या मिल रहा है बेटा, घर, लॉफुल है या नहीं, बिल्कुल है बेटा। तो लॉ कहता है कि जिस उद्देश्य के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो वो भी लॉफुल होना चाहिए, और इन रिटर्न आपको जो मिल रहा है वो भी लॉफुल होना चाहिए। सब बताओ बेटा, बात समझ आई, कोई दिक्कत किसी को, पक्का। अब बेटा मैं अगर थोड़ा सा चेंज करूं ना इस एग्जाम्पल को, तो लिखना बेटा, पहले बताओ समझ आया। तो लॉ क्या कह रहा है,
जिस मोटिव के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो वो मोटिव लॉफुल होना चाहिए, मतलब इट शुड बी अलाउड बाय लॉ। और जो कंसिडरेशन आप दे रहे हो, जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है, वो भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अब मैं एक बेटा कुछ सिचुएशंस अज्यूम कर रहा हूं। अज्यूम इन अबव केस। अब मैं बेटा एक तो सिचुएशंस अज्यूम करूंगा, आपको मुझे बताना है लॉफुल है या नहीं। अज्यूम इन अबव केस। बेटा पता है हुआ क्या, सुनो। अज्यूम करते हैं बेटा कि जो बी है ना, जो बी है वो ए को क्या कहता है, वो ए को कहता है मैंने तुझे कितने देने हैं, 50 लाख रुपीस मैंने तेरे को देने हैं, लेकिन मैं तुझे 50 लाख कैश में नहीं दूंगा, कैश नहीं दूंगा मैं तेरे को। ए ने कहा कोई बात नहीं, चेक दे दे। बी ने कहा चेक भी नहीं दूंगा। ए ने कहा कोई बात नहीं, ड्राफ्ट दे दे। बी ने कहा ड्राफ्ट भी नहीं दूंगा। बी कहता है मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा, लेकिन ड्रग्स के फॉर्म में, मतलब 50 लाख रुपीस मैं कैश चेक ड्राफ्ट के थ्रू नहीं दूंगा, बल्कि ड्रग्स के फॉर्म में दूंगा। तो बी पेज ₹50 लाख इन फॉर्म ऑफ ड्रग्स। तो वो 50 लाख रुपए बेटा किस फॉर्म में देने को कह रहा है, वो ड्रग्स के फॉर्म में देने को कह रहा है। तो मेरे को दोबारा बताओ, बी बेटा 50 लाख किस फॉर्म में देने को कह रहा है, वो ड्रग्स के फॉर्म में 50 लाख रुपीस देने को कह रहा है। तो अब मुझे बताओ मोटिव इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का क्या है। बेटा मोटिव तो अभी भी वही है जो पहले था, मोटिव तो अभी भी सेल एंड परचेज ऑफ हाउस ही है, बस कंसिडरेशन बदल गया बेटा। कंसिडरेशन अब 50 लाख है, बट कैश में नहीं है बेटा, 50 लाख ड्रग्स के फॉर्म में है। तो मोटिव तो अभी भी सेल एंड परचेज ऑफ हाउस ही है, बट कंसिडरेशन बदल चुका है, वो 50 लाख इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स हो चुका है। तो बेटा ड्रग्स लॉफुल है या अनलॉफुल, अनलॉफुल। ड्रग्स की इजाजत बेटा गवर्नमेंट आपको नहीं देती है, कानून आपको नहीं देता है, तो हम कहेंगे अनलॉफुल कंसिडरेशन। बेटा याद रखना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो अभी भी सेल एंड परचेज ऑफ हाउस ही है, बट कंसिडरेशन जो दिया जा रहा है वो अनलॉफुल हो चुका है। तो दोनों का कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का मोटिव लॉफुल है। वो कोई ड्रग के कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी ना एंटर हुए थे, ड्रग खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट था नहीं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट तो घर खरीदने बेचने का था, विच इज लॉफुल, बट कंसिडरेशन जो दिया जा रहा है बाय बी दैट इज अनलॉफुल। और वही बात बेटा अगर मैं एक और एग्जांपल अज्यूम करूं, अज्यूम इन अबव केस। अज्यूम इन अबव केस। बेटा अब अज्यूम करो कॉन्ट्रैक्ट ही ड्रग्स खरीदने बेचने का है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर सेल एंड परचेज ऑफ ड्रग्स। बेटा कॉन्ट्रैक्ट ही ड्रग्स खरीदने बेचने का है, घर का तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है बेटा, ड्रग्स खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो उस केस में बेटा आप कहोगे ये कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अनलॉफुल, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। तो बेटा याद रखना कॉन्ट्रैक्ट घर खरीदने बेचने का नहीं है, अब कॉन्ट्रैक्ट ही किस चीज का है, ड्रग्स को खरीदने बेचने का। तो ऑब्जेक्टिव ही क्या हो गया बेटा, अनलॉफुल। तो लॉ ने कहा है जिस मोटिव्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो वो मोटिव भी लॉफुल होना चाहिए, और जो आप दे रहे हो, ले रहे हो, वो भी लॉफुल होना चाहिए। चलो बेटा कॉपी करो, फिर अब आते हैं अपने केस पे।
हो गया बच्चे? करें? देखो बेटा कुछ समझने वाली बातें हैं, सिंपल सिंपल। देखो बेटा अब उन्होंने क्या कहा, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इफ। बेटा अब ये कैसे पता चलेगा कि कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉफुल है या अनलॉफुल, कैसे पता चलेगा? बेटा अगर इन 6 में से, कितने बेटा? इन 6 में से बेटा एक भी शर्त पूरी हो गई ना, 6 में से एक भी शर्त पूरी हो गई, तो बेटा हम कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? अनलॉफुल। और कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है तो आपको अच्छी तरह पता है कॉन्ट्रैक्ट बेटा वैलिड नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड। बात समझ आई बेटा? 6 में से एक भी शर्त अगर पूरी हो जाती है, एक भी, तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त क्या बन जाएगा? आपका वॉइड बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? अनलॉफुल माना जाएगा। कितनी शर्तें हैं बेटा? 6। क्या क्या है वो 6 शर्तें? आओ बेटा करना शुरू करते हैं। तो बेटा कब कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट को अनलॉफुल माना जाता है? पहला है इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। If it is forbidden by law. If it is forbidden by law. अच्छा बेटा फॉरबिडन मतलब क्या हुआ? जिसकी इजाजत आपको भारत का कानून नहीं देता है। तो सुनो सिंपल बात, वही मैं ऊपर बता रहा था बेटा आपको। अगर आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो जिसका मोटिव ऐसा है जिसकी इजाज़त आपको भारत का कानून नहीं देता है, तो बेटा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, ऑब्जेक्टिव उसका अनलॉफुल माना जाएगा। जैसे बेटा मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, वही सेम एग्जांपल दे रहा हूं बेटा जो ऊपर किया था, ए बी, सेलर बायर। बेटा ए और बी ना दोनों बच्चे एंटर हुए इन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बेटे किस चीज का है? ये दोनों एंटर हुए इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ ड्रग्स, फॉर सेल एंड परचेज ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स के सेल परचेज के कॉन्ट्रैक्ट में बेटा ये एंटर हुए हैं। बात समझ आई? चलो अपने आप बताओ बेटा, सिंपल बात, मुझे बताओ क्या ड्रग्स के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की इजाज़त बेटा आपको भारत का कानून देता है? नहीं बेटा, इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। ऐसी इजाज़त भारत का कानून कभी नहीं दे सकता बेटा, फॉरबिडन बाय लॉ। तो भारत का, इंडिया का लॉ आपको बेटा ड्रग्स के सेल परचेज की इजाज़त नहीं दे सकता, इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। तो बेटा हम कहेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? अनलॉफुल। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंसिडरेशन। तो हम ये कहेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव या फिर कह लो कंसिडरेशन क्या है? अनलॉफुल। क्योंकि बेटा आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो जिसमें एंटर होने की इजाजत आपको भारत का कानून नहीं देता है। तो अगर आप ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, जिसकी परमिशन आपको लॉ नहीं देता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो बेटा वॉइड है। ये कॉन्ट्रैक्ट बच्चे क्या है? वॉइड है। वॉइड और साथ में इलीगल भी है बेटा,
साथ में इलीगल भी है, मतलब सज़ा भी हो सकती है आपको, पनिशेबल है बेटा। चैप्टर 1 में आपको वॉइड और इलीगल के बीच में बेटा डिफरेंस बता चुका हूं मैं। तो वॉइड तो है ही है, साथ में ड्रग्स का कॉन्ट्रैक्ट बेटा इलीगल भी माना जाएगा, जिसके लिए आपको सज़ा भी दी जा सकती है। ठीक है बेटा। तो अगर आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो जिसमें एंटर होने का मोटिव ऐसा है विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, जिसकी इजाजत आपको भारत का कानून नहीं देता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा। कहा जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, अनलॉफुल है। कॉपी कर लो बेटे। ये हमारा बच्चे पहला पॉइंट था, फॉरबिडन बाय लॉ। समझ आया बेटा सबको? ठीक है। अच्छा बेटा सेकंड है, और मेरे साथ साथ एक रीडिंग मार ले, सिंपल सा। देखो, फॉरबिडन बाय लॉ, इफ एनी एक्ट इज पनिशेबल अंडर एनी स्टैट्यूट। पनिशेबल है मतलब बेटा फॉरबिडन बाय लॉ है, forbidden by law, then such act is referred to as forbidden by law। तो अगर कोई लॉ या अगर कोई एक्ट पनिशेबल है ना बेटा, जिसकी सजा हो सकती है आपको, तो वो है बेटा फॉरबिडन बाय लॉ। और मैंने आपको कौन सा एग्जांपल दिया बेटा, ड्रग्स का। तो ड्रग्स का फॉरबिडन बाय लॉ क्यों है बेटा, क्योंकि इसकी आपको सजा होती है बेटा भारत के कानून में। ड्रग्स में डील करने की इजाजत आपको भारत का कानून नहीं देता है, तो ये वॉइड होने के साथ साथ इलीगल भी होगा क्योंकि पनिशेबल है। तो वॉइड होने के साथ साथ ये इलीगल भी होगा क्योंकि पनिशेबल है बेटे। बताओ बेटा, पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। सेकंड, इफ इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। ये मैं आपको बेटा समझाता हूं जरा। इफ इट डिफीट्स the provisions of any law, if it defeats the provisions of any law। ये बेटा वैसे मैं आपको ना आगे करवाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अभी जरा डिस्कस कर रहा हूं आपसे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट बेटा हम करेंगे, आपके कोर्स में है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में ना हम एक टॉपिक करेंगे बच्चे, ऑक्शन सेल का, नीलामी के कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में हम एक टॉपिक करेंगे बेटा, ऑक्शन सेल, नीलामी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब होता क्या है बेटा नीलामी के कॉन्ट्रैक्ट्स में, मेरी बात समझना। देखो बेटा, ये एक पर्सन है ए, ठीक है, ये सेलर है, और ये बच्चे ऑक्शन के थ्रू अपनी कार बेच रहा है। क्या सेल कर रहा है बेटा, अपनी कार का ये ऑक्शन कर रहा है। बात समझ आ रही है बेटा? अब होता क्या है, जो ऑक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उनमें हमने पहले भी करा हुआ है बेटा, बहुत सारे बिडर्स आते हैं जो अपनी बोली लगाते हैं। तो इसने ऑक्शन करवाई, उसमें बेटा बहुत सारे बिडर्स आए, बी आया, सी, डी, बहुत सारे बेटा बिडर्स आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं जो इस कार के लिए अपनी क्या लगा रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। एफ,
बहुत सारे बेटा बिडर्स आए। सुनो, अब बेटा हुआ क्या, देखो हुआ क्या, ए ने क्या करा, सुनो, ए ने क्या करा, अपना एक एजेंट पब्लिक के बीच में बिठा दिया, अपना एक एजेंट पब्लिक के बीच में बिठा दिया, एजेंट एक्स। ये कौन है, एजेंट ऑफ ए। ए ने अपना एक एजेंट किसके बीच में बिठा दिया बेटा, पब्लिक के बीच में बिठा दिया। पर्पस क्या था इसको बिठाने का, वो आप समझना जरा, सुनो ध्यान से सुनना बेटा। अब हुआ क्या, कार की बेटा बोली लगना शुरू हुई, बिड्स लगना शुरू हुई। तो देखो कैसे लग रही है बेटा बिड्स। बी ने कहा 2 लाख, सी ने कहा 2.5 लाख, डी ने कहा 3 लाख, ई ने कहा 3.5, एफ ने कहा 4। तो धीरे धीरे करके सब लोग अपनी क्या लगा रहे हैं बेटा, बोली लगा रहे हैं। एक्स अभी चुप है, एक्स अभी चुप है। तो एफ ने लगाई 4 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद बी ने फिर से कहा 4.5, सी तो चुप हो गया, सी की जेब में पैसा खत्म हो गया, डी भी चुप हो गया, ई भी चुप हो गया, एफ ने कहा 5 लाख, ठीक है। बी ने फिर कहा 5.5। पक्का कौन चुप नहीं हो रहा है बेटा, बी चुप नहीं हो रहा है, उसे कार चाहिए ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। सी तो पहले ही चुप हो चुका था, डी भी चुप हो चुका है, ई भी चुप हो चुका है, एफ भी चुप हो गया, एफ भी चुप हो गया बेटा। अब आपको अच्छी तरह पता है बेटा ऑक्शन का कायदा क्या होता है, जो भी हाईएस्ट बिडर होता है कार बेटा उसको मिलती है। तो फिलहाल देखा जाए तो इस कार का हाईएस्ट बिडर बी है, जिसने हाईएस्ट बिड 5.5 लाख रुपए की लगाई है। तो ए इज लाइबल टू गिव दैट कार, टू सेल दैट कार टू मिस्टर बी फॉर ₹5.5 लाख। लेकिन बेटा अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना बेटा। अब बेटा पिक्चर में कौन आया, अब पिक्चर में आया एक्स, जिसको ए ने पब्लिक के बीच में बिठाया था। उसने बोली लगा दी 6 लाख की। अब क्योंकि बी इस कार को खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसने बेटा आगे कोट किया 6.5 लाख रुपए। वो तो खरीद के जाएगा आज। एक्स ने कोट किया 7 लाख, ठीक है। बी ने कोट किया 7.5 लाख। अब बेटा एक्स हो गया चुप, एक्स भी चुप हो गया। अब बताओ बेटा, सब चुप हो गए। अब बताओ हाईएस्ट बिड किसकी है, बी की हाईएस्ट बिड है, कितने की, 7.5 लाख रुपए की हाईएस्ट बिड है, जो किसने लगाई है बेटा, बी ने। दिस इज द हाईएस्ट बिड, हाईएस्ट बिड जो किसने लगाई है, बी ने लगाई है, हाईएस्ट बिड। तो बेटा ऑक्शन सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, द कार इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। तो देयरफॉर A is liable to sell that car to B for, therefore A is liable to sell that car to the highest bidder, to the highest bidder, that is Mr. B for ₹7.5 lakh. Sorry, Mr. B. That is Mr. B for ₹7.5 lakh. So A is liable to sell that car to the highest bidder, that is Mr. B for 7.5 lakh. समझ आया बेटा पूरा ऑक्शन का केस। अब आप सोचोगे कि ये एजेंट को अपॉइंट करने से सर फायदा क्या हुआ। तो आप सोच के देखो बेटा, सोच के देखो बेटा, अगर ए ने
इस एजेंट को अपॉइंट ना करा होता तो बेटा ये कार 5.5 लाख रुपए में बी को बिकती, 5.5 में, क्योंकि लास्ट बिड जो लगी थी वो बी की ही लगी थी 5.5। उसके बाद सी डी ई एफ ने कोई बोली नहीं लगाई, मतलब हाईएस्ट बिड बी की थी फॉर 5.5 लाख। मतलब अगर ए ने एक्स को अपॉइंट ना करा होता तो ये कार मार्केट में बिकती, ऑक्शन में बिकती 5.5 लाख की, और एक्स की वजह से ये कार बेटा कितने की बिक के गई? 7.5 लाख की बिक के गई बेटा। तो एडिशनल कितने रुपए कमा लिए बेटा? 2 लाख रुपए ए ने कमा लिए। किसको अपॉइंट करके बचे? एक्स को अपॉइंट करके ए ने बेटे एडिशनल कितने रुपए कमा लिए? 2 लाख रुपए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर एक्स को अपॉइंट करने का मोटिव, पर्पस क्या था, तो बेटा यहां पर ना 2 मोटिव है। 2 मोटिव क्या, सॉरी 1 मोटिव है बेटा। मोटिव क्या है? वर्ड देखना इंपॉर्टेंट है। प्रिटेंडेड बिडिंग। बेटा इसे हम क्या कहते हैं? प्रिटेंडेड बिडिंग। क्या मतलब होता है प्रिटेंडेड बिडिंग का? बिडिंग का दिखावा करना, बिडिंग का दिखावा करना, प्रिटेंड करना कि आई एम बिडिंग, जबकि एक्चुअल में आई एम नॉट बिडिंग। तो एक्स यहां पर सिर्फ क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है कि वो कार की बिड लगा रहा है। एक्चुअल में वो कोई बिड प्लेस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बिड को रेज करवा रहा है बेटा बाय डूइंग प्रिटेंडेड बिडिंग। तो एक्स को अपॉइंट करने का मोटिव यहां पर सिर्फ एक है, टू रेज द प्राइस ऑफ बिड, ताकि बिड को रुकने ना दिया जाए, बिड को बढ़ाते जाया जाए। पक्का? तो एक्स को अपॉइंट करने का सिर्फ एक मोटिव था। एक्स को क्यों अपॉइंट किया गया था? ताकि एक्स बिड को, बोली को रुकने ना दे, बोली को बढ़ाता जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू ए को रियलाइज हो सके। तो बेटा लॉ ने क्या कहा सुनो, पहले यहां पर लिख लो बेटा इतना। तो मुझे बताओगे बेटा एक्स एक्चुअल में बेटा कोई बिडिंग नहीं कर रहा है, कोई बोली नहीं लगा रहा है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है बोली लगाने का। ठीक है? एक्स को अपॉइंट करने का पर्पस ही ये था कि वो बिड्स को रुकने ना दे, बिड्स को बढ़ाता जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्राइस उस कार का ए को मिल सके। तो आपने नोटिस करा सिर्फ एक्स को अपॉइंट करने की वजह से कितना एडिशनल रेवेन्यू ए ने कमा लिया? 2 लाख रुपए। समझ आया बच्चे? अब सुनो, हो गया बेटा? अब मेरी बात सुनो जरा, मैं ए और एक्स के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लूं बेटा। ए और एक्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बेटा। पता है बेटा क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? ए ने एक्स को कहा था कि तुम क्या करोगे? प्रिटेंडेड बिडिंग करोगे, मतलब प्रिटेंड करोगे कि तुम बिड कर रहे हो, एक्चुअल में तुम कुछ बिड नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक प्रिटेंड कर रहे हो कि बिड कर रहा हूं मैं। बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा? कमीशन। कितने की? 5% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब जितने की कार बिकेगी उसका 5% मैं तुम्हें दूंगा एज कमीशन। सब बताओ, बात समझ आई? तो बेटा एक्स यहां पर बिड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बिड कर रहा हूं। बदले में क्या मिलेगी? कमीशन। और बेटा इसमें ना एक्स को भी फायदा है। क्यों? जितनी ज्यादा की वो कार बिकेगी कमीशन उतनी ज्यादा बनेगी। तो बताओ अगर ये कार 5.5 लाख की बिकती तो उस पे 5%, 27,500 रुपए की कमीशन बनती बेटा उसकी। अब ये कार बिकी 7.5 लाख की, उस पे 5%, 37,500 रुपए की कमीशन बनेगी एक्स की। तो जितने की वो कार बिकेगी उतना फायदा
ए को भी होगा और एक्स को भी होगा। पक्का? तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रिटेंडेड बिडिंग का। अब हमें जानना है कि ये मोटिव जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का ए और एक्स का, क्या ये मोटिव ऑब्जेक्टिव लॉफुल है या बेटा अनलॉफुल है? तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, प्रिटेंडेड बिडिंग इज अनलॉफुल। प्रिटेंडेड बिडिंग इज अनलॉफुल। ठीक है, प्रिटेंडेड बिडिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेटा वो अनलॉफुल होते हैं। क्यों बेटा वो अनलॉफुल क्यों होते हैं? क्योंकि एक तरीके से आप बायर के साथ धोखा कर रहे हो। क्या आपको नहीं लगता यहां पर बी के साथ धोखा हुआ है? जो कार बी को वैसे 5.5 लाख रुपए की मिल सकती थी, वही कार बी को बेटा कितने की मिली? 7.5 लाख रुपए की मिली। 2 लाख रुपए फालतू दिए हैं बी ने। क्यों बेटा? ए के फ्रॉड की वजह से बेटा फालतू रुपए दिए हैं बी ने। पक्का? तो एक तरह से देखा जाए तो यहां पर बायर के साथ क्या किया गया है? फ्रॉड किया गया है। पॉइंट बताओ, समझ आया बेटा? खैर अभी सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा। तो बेटा ए और एक्स के कॉन्ट्रैक्ट को अनलॉफुल कहा गया। ठीक है, क्यों? मैंने आपको रीजन बताया ना, क्योंकि बेटा एक तरह से आपने बायर के साथ क्या किया है? फ्रॉड। जो कार उसे 5.5 लाख रुपए की मिल सकती थी, वही कार के उसने कितने दिए? 7.5 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए फालतू दिया है। अब सुनो, लॉ ने कहा कि हम प्रिटेंडेड बिडिंग को ना अनलॉफुल मानेंगे। क्यों? बिकॉज इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बिकॉज इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्योंकि बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पढ़ोगे ना, उसमें बेटा साफ साफ लिखा हुआ है, सेलर कैन नॉट रिजॉर्ट टू प्रिटेंडेड बिडिंग बिकॉज इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बच्चे साफ साफ एक बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में? बात दैट सेलर कैन नॉट रिजॉर्ट टू प्रिटेंडेड बिडिंग। सेलर प्रिटेंडेड बिडिंग नहीं करवा सकता है, क्योंकि प्रिटेंडेड बिडिंग बायर के साथ धोखा है। सेलर कैन नॉट रिजॉर्ट टू प्रिटेंडेड बिडिंग। तो याद रखना बेटा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ए और एक्स का, ये अनलॉफुल है। क्यों? क्योंकि ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के प्रोविजंस का उल्लंघन करता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 साफ साफ कहता है सेलर प्रिटेंडेड बिडिंग नहीं करवा सकता, और ये कॉन्ट्रैक्ट इस प्रोविजन का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। इसीलिए बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट को, ए और एक्स के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा गया? वॉइड कहा गया। ए और एक्स के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा गया? वॉइड। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ए और एक्स के कॉन्ट्रैक्ट का अनलॉफुल है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के कॉन्ट्रैक्ट का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के एक्ट का उल्लंघन करता है। इसीलिए बेटा ये अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। बात समझ आई बेटा सबको? पक्का? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बेटा साफ साफ कहता है सेलर प्रिटेंडेड बिडिंग नहीं करवा सकता है, क्योंकि प्रिटेंडेड बिडिंग बायर के साथ धोखा है। आप धोखा नहीं कर सकते, धोखा करके आप उसे सामान नहीं बेच सकते। तो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ए और एक्स के बीच का सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के प्रोविजंस का उल्लंघन करता है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेटा वॉइड माना जाएगा। ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है। समझ आया बेटा सबको? फिर बेटा आपके हो सकता है आपके दिमाग में एक बात और आए कि सर ठीक है, ए और एक्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तो हमें समझ आ गया, वॉइड है क्योंकि ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है। व्हाट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी? बेटा ए और बी के बीच में भी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, सेल एंड परचेज ऑफ कार का। भाई ए ने बी को कार नहीं बेची, कितने की? 7.5 लाख रुपए की। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में भी तो हुआ है कार के सेल परचेज का। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट
सोचो, वॉइड होगा? वॉइड नहीं है बेटा, सोचो, ये कॉन्ट्रैक्ट है बच्चे वॉइडेबल। ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट बेटा वॉइडेबल है। कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि बेटा ए ने बी के साथ क्या कमिट किया है? फ्रॉड कमिट किया है, धोखा दिया है उसे, और फ्रॉड के केस में आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल। तो लीगल एक्शन लेने का राइट किसके पास है बेटा? अग्रीव्ड पार्टी के पास। कौन है बेटा अग्रीव्ड पार्टी? बी। तो बी के पास लीगल एक्शन लेने का राइट अवेलेबल होगा। तो ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल और ए और एक्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। बताओ बेटा, बात समझ आई पूरी? बड़ा डिटेल में बेटा आपको प्रिटेंडेड बिडिंग का केस समझाया है मैंने। कॉपी कर लो बच्चे। ठीक है बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले मुझे बताओ, बात समझ आई सबको? तो याद रखना, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करता है, किसी भी प्रोविजन का अगर उल्लंघन करता है ना, किसी भी लॉ के, बेटा लिखा हुआ है डिफीट्स प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, मतलब इंडिया में जितने भी कानून है ना बेटा, किसी भी कानून का अगर उल्लंघन करता है ना आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो बेटा याद रख लेना वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मोटिव अनलॉफुल है। तो अगर आपका और दूसरे पार्टी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट लॉ के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। सब बताओ, बात समझ आई बच्चे? तो आज हमने 2 पॉइंट्स करे हैं बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।